व्यंजक वाला चैप्टर, उस चैप्टर को आज फिर से मतलब ऐसे 7.3 पर हमने एक वीडियो बनाया है। उसमें जो टॉपिक था वो था भागशेष प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। इस पर समझाते हुए हमने चैप्टर के बारे में डिस्क्राइब भी किया और उसमें जो मैथ्स होता है 7.3 का वो लगभग हमने 8-10 क्वेश्चन जो था वो हमने कंप्लीट किया है। और किसी को अगर दिक्कत होगा उसमें तो कमेंट में यदि करेगा तो उसके बाद का वीडियो उसमें और हम बना देंगे। अभी आज हम एक साथ इस बहुपदी व्यंजक में भाग से संबंधी जो एक प्रमेय होता है और दूसरा एक फैक्टर थ्योरम होता है, इसको हम अच्छी तरह से पहले समझेंगे। इसको समझने से हमको क्या होगा, 7.4 का भी क्वेश्चन और 7.3 दोनों का क्वेश्चन स्मूथली बनेगा। ठीक है, इसके लिए हालांकि ये जो दो थ्योरम है थोड़ा सा इसकी परिभाषा माने जो शब्दावली है वो शब्दावली को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन है बिल्कुल आसान। अगर उसको मैथमेटिकली अगर हम समझ लेते हैं, उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं तो उसको याद रखना भी आसान होता है और मैथ बनाना भी बिल्कुल आसान होता है। तो हम सबसे पहले एक बार समझते हैं कि भाग की जो प्रक्रिया होती है उस भाग प्रक्रिया में सामान्य तौर पर क्या होता है। तो देखा गया है जो भाग प्रक्रिया में वो ये होता है जो हम लोग यहाँ जानते हैं, किसी भी संख्या में यदि हम भाग देते हैं, वो संख्या अगर बीजगणित में होता है तो उसको बीजगणितीय राशि के रूप में या व्यंजक के रूप में समझते हैं। सामान्य कोई संख्या में यदि भाग देते हैं तो ये जिसमें भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य, जिसके द्वारा भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक, और जो यहाँ पर आता है रिजल्ट के रूप में वो भागफल कहलाता है। बच अगर जाता है तो उसको हम लोग शेष कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया भाग प्रक्रिया में ये देखने को मिलता है। इसको अगर गणितीय रूप में थोड़ा व्यक्त करें तो ऐसा देखा गया है कि इसका जो मान होता है इन दोनों के गुणनफल, मतलब भाजक और भागफल के गुणनफल, और उसमें अगर हम शेष जोड़ देते हैं तो इसके बराबर ये भाज्य होता है। इसके लिए एक नियम इस तरह से लिखा हुआ हम लोग पहले ही कई क्लासों कक्षाओं में पढ़ते हुए आते हैं। उसमें क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, और यही बेस है जिसके बेस पर, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर ये दोनों भागशेष प्रमेय मतलब रिमाइंडर थ्योरम और गुणक प्रमेय मतलब फैक्टर थ्योरम भी बना है इसी कॉन्सेप्ट पर। इसमें बड़ा सिंपल बात है जो अगर यहाँ हमको अगर समझ में आ जाए तो फिर हम fx वगैरह मान करके जो समझते हैं ना वो थोड़ा सा लगता है कि कुछ नया चीज हो गया, लेकिन इसी पर मेन है। क्या है देखिए कि अगर हम किसी में भाग देते हैं, अगर ये समझ लिए कि भाग शेष कुछ ना बचे मतलब भाग शेष अगर शून्य बचे ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों का गुणनफल के बदले ये हो जाएगा, अर्थात कि जिससे हम भाग देंगे माने भाजक और भागफल को गुणा करेंगे तो भाज्य निकलेगा। अगर ये शेष 0 हो जाए तो इतना अगर समझ में आ गया तो क्या होता है यहाँ पर कि इसका मतलब ये भागफल वाला जो टॉपिक आया, मतलब ये जो आया वो निश्चित तौर पर इस भाज्य का एक गुणनखंड के रूप में आएगा। सिंपल बात है। और अगर ये 0 नहीं हुआ, मतलब अगर ये शेष 0 नहीं होता है, इसका मतलब तब ये गुणनखंड नहीं है। लेकिन ये 0 शेष अगर 0 नहीं होता है तो इसका मतलब कि शेष कुछ आएगा, मतलब शेषफल कुछ आएगा। तो शेषफल आएगा तो उसको बीजगणित में हम डायरेक्ट एक सूत्र के द्वारा मतलब एक प्रमेय के द्वारा उसको व्याख्या करते हैं। तो भाग शेष कैसे आएगा उसी के लिए जो नियम बना है उसी को हम लोग कहते हैं भाग शेष प्रमेय। ठीक है, और हमको उसमें भाग शेष नहीं आएगा, मतलब भाग शेष शून्य हो जाएगा और सिर्फ भागफल के रूप में अर्थात उत्पादक के रूप में, फैक्टर के रूप में जो राशि आएगा, तब जो एक नियम बन गया उसको हम लोग कहते हैं गुणक प्रमेय या फिर कहते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, यहां तक भाषा क्लियर हो गया। अब इसमें हम देखें इसी बात को थोड़ा सा अगर हम बीजगणित की भाषा में मतलब आगे बढ़ते हैं, ये संख्या के अंकगणित में यदि होता है तो कोई संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर मान लो 50 ले लिए, 4 ले लिए, कुछ भी ले लिए। लेकिन जब बीजगणित में लेते हैं तो हम उसमें बीजगणित की कुछ राशियां लेते हैं। उस राशि को अगर x के रूप में व्यक्त है तो हम उसको फलन के रूप में ऐसे मानते हैं। क्या मानते हैं? सिंपल f(x). इसका मतलब जैसे हम यहाँ उदाहरण ले लें, अगर कोई राशि ऐसे लिखा हुआ x² + 2x + 1, इसका मतलब क्या है? x के रूप में व्यक्त किया गया व्यंजक है। और जब ये x के रूप में व्यक्त किया व्यंजक है तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं। वैसे फलन की एक परिभाषा और ये सब बातें जो फिर अलग से हमको समझना पड़ता है। तो
तो सामान्य तौर पर x के रूप में जो व्यक्त होता है कोई भी बहुपदी व्यंजक, तो हम उसको सामान्य तौर पर क्या करते हैं, fx मान लेते हैं। अब एक ही x के रूप में ही अगर कोई दूसरा व्यंजक एक साथ अगर हमको व्यक्त करना पड़े तो उसका एक नया नाम दे देंगे, जैसे उसको दे देंगे gx, ठीक है। इसी तरह से अगर और कोई x के रूप में हमको तीसरा, तो जैसे अगर हम यहाँ जो भाज्य है वो भी x के रूप में है तो उसका एक नाम दे दिए हम fx। अगर हम भाजक है, यहाँ पर भाजक है, उसका हमने नाम दिया x के रूप में, वो भी रहेगा तो उसका नाम दे दिए gx। और अगर भागफल है वो भी अगर x के रूप में आता है तो उसका नाम दे दिए हम qx। और अगर हम शेष है वो भी x के रूप में अगर आता है तो उसका नाम दे दिए हम rx। अब इसका मतलब कि अगर हम fx, gx, qx और rx में अगर संबंध देखें तो बस इसी के आधार पर पता चलेगा। देखिए इसके आधार पर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि fx बराबर, fx मतलब भाज्य बराबर भाजक मतलब gx गुने qx और प्लस rx। हो गया, ये पूरा भाग प्रक्रिया को हमने बीजगणितीय रूप में इसमें लिख दिया। भाग प्रक्रिया जो है पूरे बीजगणितीय रूप में लिख दिया। अब बड़ा सिंपल बात है कि अगर ये 0 हो जाए तो ये वाला जो होगा और ये वाला आपस में उत्पादक एक दूसरे का है, और वो किसका उत्पादक होगा, fx का उत्पादक होगा। मतलब qx या फिर gx fx का क्या होगा, उत्पादक होगा, ठीक है। और अगर ये 0 नहीं होता है तब हमको भागशेष निकालना पड़ेगा। तो भागशेष कैसे आएगा, उसके लिए यहाँ पर नियम दिया है। वो नियम देखिए कि भागशेष प्रमेय के अनुसार से बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, कि fx एक बहुपदी व्यंजक अगर है, माने x के रूप वाला एक व्यंजक अगर है, जैसे कि ये एक हमने उदाहरण दे दिया था कि ये वाला एक x के रूप में व्यंजक है, ऐसा ही कोई दूसरा भी हो सकता है, जिसमें डिग्री से तात्पर्य होता पावर उसका, माने अधिकतम पावर जितना होता है उसको कहते हैं डिग्री, अधिकतम पावर। जैसे यहाँ पर इसी को हम लेकर के चलते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है तो इसका डिग्री 2 कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री 2 हो गया। अगर किसी में 3 अधिकतम पावर रहेगा तो इसका मतलब डिग्री उसका 3 होगा। लेकिन यहाँ पर एक और शर्त रखा है कि n का मान हमेशा 1 से बड़ा ही होना चाहिए। ये वाला जब पावर जब तभी में बोल पाएंगे, 1 से छोटा रहेगा या 0 रहेगा या माइनस में तो खैर इसमें लिया ही नहीं जाता है। अगर 1 से छोटा रहेगा तो भी उसका डिग्री क्लियर नहीं कहा जाएगा, उसमें नहीं बोला जाएगा। मतलब डिग्री बोलने के लिए 1 2 3 4 ऐसे डिग्री बोला जाता है, मतलब डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 ऐसे। और अगर a कोई इसमें वास्तविक संख्या ऐसी है, उसमें से अगर fx में अगर x माइनस a से भाग दें, किससे भाग दें, x माइनस a से, अर्थात कि ये वाला जो है gx जो हुआ, ये gx अगर हो जाए x माइनस a, मान लीजिए यहाँ बोला है कि इससे भाग दे, मतलब भाग देने वाला कौन है, भाजक में यहाँ पर क्या माने है, gx माने है, तो gx यदि हो जाए x माइनस a, तब बोला है कि भाग देने पर भागशेष कितना बचेगा, fa बचेगा। ये fa क्या होता है, fa कैसे निकलता है, तो fa अगर निकालें हम, fa का मतलब हो गया कि ये जो fx है ना, fx का मान जितना रहेगा उसमें x के जगह पर a रख देंगे तो वही उसका भागशेष आएगा। जैसे हम उदाहरण लेकर के चलते हैं, मान लीजिए हम अगर बोले कि यही वाला जो मान दिए थे हम कि fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, और अगर किसी से भाग देना है हमको gx बराबर x प्लस 1 से, मान लीजिए भाग देना है, इससे भाग देना है, तो बोला कि इसमें भागशेष कैसे निकालेंगे, पूछेगा कि भागशेष इसमें हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसका मान देखिए, यहाँ पर क्या बोला है कि s से भाग देने पर भागशेष कितना बना, fa बचेगा। fa मतलब a यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक अगर माइनस वाला से समझेंगे, इसको a कैसे निकालेंगे हम, a कैसे होगा, तो इससे कंपेयर करेंगे, इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। तो एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं हम x प्लस माइनस 1, क्या ऐसा, इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब कंपेयर करने में क्या होगा कि a के जगह पर यहाँ पर कितना हो गया, इसको माइनस करके माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका मतलब a की जगह पर यहाँ पर कितना हो गया, -1 हो गया। हम अगर कंपेयर करते हैं तो a का मान कितना हो गया, -1। अब इस a का मान एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्या करते हैं हम, यहाँ पर ऐसे समझ गए कंपेयर करके। एक दूसरा तरीका होता है कि सीधा सीधा इसको 0 बराबर कर दीजिए, x प्लस 1 बराबर 0, तो इससे x बराबर कितना होगा, -1। तो ये जो x बराबर -1 हुआ है, यही एक तरह से a का मान हो गया। अब ये मान आप fx में रख दीजिए, मतलब x के यहाँ पर जहां है वहां ये वाला मान रख दीजिए, -1। तो
क्या हो जाएगा बोले तो कि -1 रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 +1 ऐसा होगा ना। तो -1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, 1 - 2 + 1 इतना हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमको 0। अगर ये 0 आ जाता है तब यहीं पर से हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ कर लेते हैं। ये अगर 0 आ जाता है तो यहाँ पर ये जो जिससे हम भाग दे रहे थे, किससे भाग दे रहे थे, इससे भाग दे रहे थे, ये गुणनखंड हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। और अगर 0 नहीं आता, जितना आता मान लीजिए 2 आता तो 2 इसका भागशेष होता है। कोई दिक्कत है इसमें? 2 क्या होता है इसका, अगर मान लीजिए आता तो वो भागशेष होता, अगर 0 आ गया तो यही इसका उत्पादक होगा, अर्थात कि x + 1 x² + 2x + 1 का एक उत्पादक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया। और अगर कुछ दूसरा आता जैसे -1 आता, -2 आता, 4 आता, 3 आता, कुछ भी आता तो इसका मतलब उतना ही उसका क्या होता है, मान रखने पर जो ये आया हुआ था वही उसका भागशेष कहलाता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो इस प्रकार से ये दोनों ही बात में यहाँ पर वही दिया हुआ। देखिए कि यदि fx कोई बहुपदी व्यंजक है जिसकी डिग्री वही हो जो इसमें है, तो कोई वास्तविक संख्या, यदि ये कोई वास्तविक संख्या हो तो x - a fx का उत्पादक होगा। वही बात बोला कि यदि fa 0 होगा, अगर fa 0 होगा तो वो उत्पादक होगा, और इसमें बोला कि fa का जितना मान होगा वो क्या होगा, भागशेष होगा। और इस प्रकार से fa का मान हम निकालेंगे और तब जो मान आएगा अगर वो 0 आता है तो वही उसका उत्पादक हो जाएगा, अदरवाइज हम इसको 1-2 उदाहरण से समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो भाषा क्लियर हो गया है, किसी दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। अब यहाँ पर ये जो 2 प्रमेय हमने पढ़ा, एक भागशेष प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा गुणक प्रमेय, इन दोनों प्रमेय पर हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख दिया है। हालांकि वो दोनों एक ही जैसा काम करता है, एक ही जैसा अगर उदाहरण देंगे तो एक ही तरह से करते हुए समझ में आ जाएगा दोनों। तो हम अगर यहाँ पर बोला है कि देखिए fx बराबर ये दिया हुआ है x³ - 2x² + 6x + 1 बहुपदी व्यंजक में x - 2 द्वारा अगर भाग देते हैं तो क्या भागशेष पाएंगे, ये रिमाइंडर थ्योरम से हमको निकालना है। इसका जब समाधान करेंगे तो देखिए क्या करते हैं, ये जो जिससे भाग देना है ना उसी को पहले क्या करते हैं कि इसको हम मान लीजिए gx मान लेते हैं, ऐसे gx ही होता है, gx से भाग जिससे भाग देते हैं वो gx मानते हैं, उसके बराबर आप 0 पहले कर लीजिए, उसके बराबर, ताकि हमको x का मान इससे निकल सके। तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब इस 2 को a समझते हुए जैसे उसमें भागशेष वाला में क्या है कि हमको fa निकालना होता है, तो इसमें मान रखते हैं, इसमें fa बनाते हैं, x जहां जहां पर है वहां पर a रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2³ माइनस, यहाँ 2 ही लिख देते हैं ना, 2 लिख देते हैं, 2³ - 2 × 2² + 6 × 2 + 1 हो गया, तो 8 - 8 + 12 + 1, ये वाला तो कट जा रहा है 13, बस ये जो आ गया ना यही कहना है भागशेष। बस एकदम क्लियर हो गया होगा कि भागशेष निकालने में तो बड़ा सिंपल तरीका है कि जो मेरे पास दिया हुआ है उससे x का मान माने ये कंपेयर करके निकालना होता है, तो इसको हम सीधा सीधा क्या करते हैं, इसके बराबर 0 कर देते हैं, उससे x का मान निकालते हैं और x का मान वाला इसमें रख देते हैं, x के जगह पर जो मान आया तो उससे जो निकल के आता है वो क्या होता है, भागशेष होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें, एकदम सेम तरीका उसमें भी करना होगा, तरीका वही है। इसमें क्या होता है सॉल्यूशन में, अब बोला है कि ये वाला पूछ रहा है कि इसका एक उत्पादक है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि हम यहाँ x माइनस जो 2 है जिसको कि gx समझते हैं उसका बराबर हम 0 कर लेते हैं, उससे x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये fx जो है ये वाला क्या है, fx है, ये fx मानेंगे और ये gx, क्यों है जिससे भाग देते हैं वहां पर हम बता दिए हैं gx मानते हैं और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या करते हैं, fx मानते हैं। ठीक है, तो fx में x के जगह पर ये जो मान आया है वो रख देते हैं, मतलब fa निकालते हैं। अगर वो 0 आ जाता है तो कितना हो जाएगा, f2 निकालते हैं, तो क्या होगा 4 × 2 ⁴ 4 × 2 ⁴ 3 19 × 2 ⁴ 2 -16 × 2
है ना। अब +12, तो थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट करने में क्या है इसमें कि यहाँ पर जितना संभव हो पाएगा, जैसे यहाँ पर हो गया कितना 16 × 16 कितना ज़्यादा हो जाएगा गुना करने में, तो इसमें एक बार हो गया। तो इसमें क्या है कि देखिए इसको जब कैलकुलेट किए क्या है 64, इसको कैलकुलेट किए क्या है 32, इसको 76 और यहाँ से 32 और ये 12 गुना करके, तो यहाँ से ये जो 32 है ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा 76 आएगा और -76 कितना हुआ 0। इसका मतलब ये जो भागशेष इसमें जो निकाले वो क्या आ गया 0 आ गया, माने FA एक तरह से 0 आ गया जो प्रमेय में बोला है। तो अगर ये 0 आ जाता है इसका मतलब ये वाला जो जिसे हम भाग दे रहे थे वो उसका एक गुणनखंड होगा, अर्थात x-2 इस व्यंजक का गुणनखंड होगा। हमने फैक्टर थ्योरम के और रिमाइंडर थ्योरम को जो देखा, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के आधार पर ही 7.3 और 7.4 चैप्टर का क्वेश्चन बनता है। हमने 7.3 का जो क्वेश्चन था उसका बहुत सारा क्वेश्चन हम कर दिए हैं, अगले जो पहले जो वीडियो बनाए उसमें किया हुआ है। अभी इसके बाद अब 7.4 का कुछ उदाहरण को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। उसमें 7.4 में पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर हम लिख दिए यहाँ पर कि क्या क्वेश्चन है, आप किताब से एक बार मिला लीजिएगा। उसमें है कि निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में किनका एक उत्पादक x+1 है ज्ञात करें। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हम कोई क्वेश्चन को लेकर के उदाहरण समझा दे रहे हैं। तो अगर इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये वाला जो है इसमें से किसका उत्पादक हो सकता है, तो हम प्रत्येक का चेक कर लेते हैं कि इसका उत्पादक है या नहीं है। उत्पादक चेक करने के लिए हमको ये वाला जो मान जिसको उत्पादक के रूप में चेक करना है वहां से शुरू करते हैं कि इसका बराबर 0 लेते हैं, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, उसका मान क्या करते हैं 0 लेते हैं। इससे हमको x का मान निकलेगा कितना -1 निकलेगा। अब ये प्राय मान सिंबल करने का जब बात आता है तो इसको gx मानते हैं और इसको fx मानते हैं, ठीक है। तो ये जो fx वाला राशि है इस राशि में हम क्या करते हैं कि शेष निकालने के लिए प्रयास करते हैं, मतलब ये वाला मान रखते हैं। तो उसको एक तरह से f-1 समझ करके लिख सकते हैं, f-1 क्यों x की जगह पर -1 रखते हैं। तो यहाँ पर मान निकालते हैं तो 2 × जहां जहां x है वहां पर -1 रख देते हैं, ठीक है, और -1 ऐसे लिखें। तो इस -1 का क्यूब जब करेंगे तो माइनस ही रहेगा और इससे गुना होगा तो -2 लिखा है, और यहाँ पर ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये +3 होगा -1। अब ये दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा, मतलब 0 आ गया। तो जो मान इसका आया पूरा अर्थात FA जिस तरह का उसमें फैक्टर थ्योरम में दिया हुआ है कि FA का मान 0 आना चाहिए, तो वो हमको 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब ये उत्पादक इसका होगा। तो अब यहां लिखेंगे कि अर्थात x+1 इसमें एक नंबर का जो भी है मान कितना है 2x³ + 3x² - 1 का एक उत्पादक है। तो हम समझते हैं कि इसमें का बाकी जितना भी है सब में आप लोग बना लीजिएगा, सिर्फ वहां पर क्या करना होगा ऐसे ही जो x का मान यहाँ निकाले हैं -1 वो सभी इसमें -1 x की जगह पर रखते हुए इसमें या अगले जो प्रश्न है सब में बना सकेंगे। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं इसका, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, अब इसका 2 नंबर देखते हैं हम। तो 2 नंबर में क्या है कि गुणक प्रमेय का प्रयोग कर देखें कि निम्न बहुपदी व्यंजक, ये जो 2 बहुपदी व्यंजक दिया हुआ है fx का एक उत्पादक gx है। ये gx में जो दिया हुआ है मान और fx में मान भी दिया हुआ, दोनों दिया हुआ है। पूछ रहा है कि ये gx वाला जो होगा fx का एक उत्पादक होगा, ऐसा हमको प्रमाणित करना है। तो हम यहां जब सॉल्यूशन करेंगे तो वही करेंगे पहले कि यहां पर इसके उत्पादक सिद्ध करने के लिए हम इसमें से x का मान निकालेंगे, मतलब कि gx में जो x+2 है उसका बराबर 0 करेंगे, उससे x बराबर कितना आएगा -2 आएगा। अब इसमें हम मान रखेंगे f-2, तो क्या होगा -2⁴ -2 का स्क्वायर और -12 हो गया। तो -2⁴ करेंगे तो कितना होगा यहाँ 16, 2 × 4 16 हो जाएगा प्लस में, क्यों माइनस पर पावर 4 रहने से इसमें प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा।
तो ये -4 हो जाएगा, अब -12, तो 16 आई दोनों मिलकर -16 मतलब 0 हो गया, अर्थात ये भी 0 आ गया। और अगर 0 आ गया इसका मतलब कि gx के मान जो दिया हुआ है वो इसका उत्पादक होगा, अर्थात gx fx का एक उत्पादक होगा। एकदम सिमिलरली आप इसको बाकी क्वेश्चन को कीजिएगा इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन जो है 3 नंबर, इसमें देखिए k का मान कितना होने से, k का कितना मान होने पर x + 2 द्वारा ये पूरा जो व्यंजक है बहुपदी व्यंजक वो विभाज्य होगा। मान विभाज्य होगा मतलब पूरा पूरा उसमें भाग लग जाएगा। मतलब इसको दूसरे तरह से हम समझ सकते हैं, ये जो है इसका एक उत्पादक भी है। तो उत्पादक होने में क्या शर्त होता है कि इस हम जो निकाल रहे थे प्रैक्टिकली करके, तो क्या कर रहे थे कि इसका मान बराबर पहले 0 करते थे, उससे x का मान निकाल करके इसमें x के स्थान पर रखते थे, और अगर ये भी 0 आ जाए तो इसका मतलब वो उसका उत्पादक होता है। तो वही प्रक्रिया हम लगाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन में k का मान निकालना है, लेकिन यहाँ ठीक है, तो क्या करते हैं हम कि चूंकि x + 2 बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे, उससे x बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बोल चुका है कि इससे विभाज्य होता है, इसका मतलब कि निश्चित है कि अगर x का मान हम यहाँ -2 रखें तो ये 0 आएगा ही। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ऐसे कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि 2 × -2 का 4, 3 × -2 पर पावर 3 प्लस 2 × k × -2 पर पावर 2 प्लस 3 × -2 प्लस 6, इतना जो x के जगह पर हमने -2 रखा, इसके रखने के बाद हमको पक्का जानकारी है कि इसका बराबर 0 आना चाहिए, क्योंकि ये उत्पादक है अर्थात इससे विभाजित होता है इसलिए। अब इसमें तो सब का मान पता ही है, खाली एक ही मान k है जिसका हमको पता नहीं है। तो अब अगर हम इसको समाधान में ले जाते हैं, k का मान बाएं तरफ रखते हुए, जैसे x का मान हल करते हैं तो k का मान बाएं तरफ रखते हुए बाकी को उधर ले जाते हैं तो k का मान हमको प्राप्त होगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देते हैं कि जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -2 × 4 × 8 × 16, आपने यहाँ पर हो गया। अब इसको देखते हैं, 2 × 4 × 8 8k, इधर -6k प्लस 6 बराबर 0। अब हमको k का मान निकाल लेना होगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो बचा इसमें कितना बचेगा 8 ही तो बचेगा ना, प्लस 8k बराबर 0। तो 8k बराबर कितना होगा -8, तो k बराबर कितना होगा -8/8 मतलब -1। तो इस प्रकार से हम k का मान निकालेंगे। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इस तरह से जैसे किया हुआ है एकदम सिमिलर तरीका में 4 नंबर क्वेश्चन का, वहां पर क्या किया है कि इसमें आप क्वेश्चन देखिएगा तो वहां पर इसका मान हम fx तो नहीं माने हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है जिसमें हम भाग देते हैं, हमारे भाज्य का वो fx मानते हैं, और जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है gx होता है। तो इसका मतलब ये fx का मान हम नहीं माने हैं, ये fx होता है और ये gx होता है। तो वही बात क्वेश्चन नंबर 4 में ढेर सारा क्वेश्चन देकर के एकदम सिमिलरली k का मान निकालने के लिए बोला है, और उसमें fx लिख दिया है और gx लिख दिया है। तो हम उसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को अब आगे नहीं दिखा रहे हैं, हम फिर सिर्फ उसमें से दिखा रहे हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे तो अब 5, 6, 7 और 8 एकदम लगातार से ये 4 क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर। जैसे अननोन टर्म दिया हुआ, मतलब जैसे यहाँ पर k दिया हुआ है, वैसे उसमें दूसरा में किसी में a अननोन टर्म दिया हुआ है, किसी में b अननोन माने अज्ञात टर्म दिया हुआ है, उसी टर्म को हमको निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें क्वेश्चन 5 तक अभी 4 तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। 5 से अगर नहीं हो पाएगा तो एक बार कमेंट में लिखिएगा, या अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है।